पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा कि पिछले एपिसोड में हमने इसके संपादक अरविंद मोहन जी के महत्वपूर्ण विचारों के ऊपर चर्चा करी थी और एक छोटी सी रूपरेखा इस पुस्तक के बारे में थी जिसको हमने डिस्कस किया था। और आज के एपिसोड में हम लेखक किशन पटनायक जी के खुद के विचार जानेंगे इस पुस्तक के जरिए। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। लेखक की ओर से पुस्तक के पहले संस्करण का प्रकाशन एक बड़े राजनीतिक आयोजन के अवसर पर था और किताब की सामग्री दिखाकर किशन जी ने भूमिका लिखने का आग्रह किया था। उन्होंने अपनी टिप्पणी लिखी, लेकिन जब तक ये पहुंची किताब छपनी शुरू हो चुकी थी। सौभाग्य से अभी भी ये उपलब्ध थी, इसलिए हम उसे नए संस्करण में दे रहे हैं। ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो अब किशन पटनायक जी ने जो लिखा है अपनी भूमिका में, उसे मैं पढ़ रही हूँ। कुछ समूहों के बारे में कहा जाता है कि 60 की उम्र तक उनमें दिमागी परिपक्वता नहीं आती है। जन्म से मैं जिस समूह का हूं उस समूह के बारे में ऐसा कभी नहीं कहा गया, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर मैं अपने आप को पाता हूं कि मेरी अपरिपक्वता दूर नहीं हो रही है और मैं 65 पार कर चुका हूं। इस अपरिपक्व बोध का यह परिणाम है कि मैं अपनी कोई पुस्तक प्रकाशित करने के बारे में गंभीर नहीं हो पाता हूं। कभी कभी दोस्तों और साथियों का आग्रह होता है कि मेरे पुराने लेखों का संकलन करके प्रकाशित किया जाए, तो मैं डरता हूं। मैं खुद उन्हें संपादित परिवर्तित ना करूं तो छापने की अनुमति नहीं दे सकता हूं और उतनी मेहनत के लिए समय नहीं निकाल पाता हूं। शायद आलस्य मेरी अपरिपक्वता का मुख्य अंश रह गया है। कुछ मंडलियों में मुझे विचारक कहा जाता है। अगर इतना भी नहीं है तो मेरा अस्तित्व बोध संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए 7 वर्ष के बाद मुझे ये इच्छा कुरेदने लगी कि मेरी 1-2 पुस्तकें होनी चाहिए। या तो लिखूं, संकलित करूं या कुछ छपे हुए लेखों को नए सिरे से लिखूं। मेरी इस इच्छा को बगैर जाने अरविंद मोहन ने मेरे लिए एक खाका प्रस्तुत कर दिया था। मेरी कौन सी बातें इस किताब में इस वक्त किस रूप में आनी चाहिए उसका चयन करके लगभग आधा काम मेरे लिए छोड़ दिया था। इस तरह जो बन गया है वह मेरे विचारों का एक महत्वपूर्ण अंश है और मैं चाहता हूं कि लोग देश के सामाजिक राजनीतिक हलचल को इस दृष्टि से समझने की कोशिश करें। राजनीति मेरे लिए देश निर्माण की एक पद्धति है। जिन देशों को विकासशील कहा जाता है उनके समाजों को कोई भी महत्वपूर्ण काम राजनीति के साथ जुड़कर ही लोगों के लिए उपयोगी होता है। इस बात को समझे जाने की जरूरत है। यहाँ किशन पटनायक जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। कोई भी देश विकासशील तब होता है जब उसके लोगों की जो साझेदारी है वो राजनीतिक तौर पर जुड़ी हो राजनेताओं के साथ। अच्छी राजनीतिक समाज के हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की हिस्सेदारी से पुष्टि होती है, लेकिन हर जमाने में कुछ खास वर्ग होते हैं जिनकी सामूहिक सक्रियता से समूचा देश गतिशील होता है। मौजूदा भारत में जहां जड़ता ही जड़ता है, वहां शूद्र और दलितों का राजनीतिकरण कई शताब्दियों की सामाजिक स्थिरता का एक बड़ा प्रहार है। मतलब हम लोग कुछ भी नयापन नहीं चाहते किसी चीज में। रूढ़ियों में अभी भी हम अटके हुए हैं। हमारे राजनेताओं ने जो अपने समय में रूढ़ियां बना दी राजनीति की जमीन पर, हम उसी से चिपके हुए हैं। समय बदलता है तो चीजों में फेरबदल करना पड़ता है, बदलाव लाने पड़ते हैं। यदि आप एक रणनीति से, रूढ़िवादी रणनीति अपनाकर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो क्या इस बात का मंथन नहीं होना चाहिए कि आप कहाँ गलत हैं? किस रूढ़ी को तोड़कर उसे बदले जाने की जरूरत है? इसका मंथन भी तो होना चाहिए। यह राजनीतिकरण जनतंत्र की देन है। पश्चिम का प्राप्त जनतंत्र और उसकी चुनाव पद्धति से और कोई सुफल मिला है या नहीं, यह विवादीय है। तो आज जो भी कुछ है वो इस लोकतंत्र की बदौलत है। यही वजह है कि मौजूदा सरकार जो है वो लोकतंत्र हटाकर सेंगोल स्थापित करके सांकेतिक रूप से राजतंत्र लाना चाहती है। संविधान में फेरबदल करना चाहती है। संविधान की पुस्तक तो वही रहेगी जो बाबा साहब ने लिखी थी, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट जो है वो मनुवाद से चेंज कर देना चाहती है। निर्विवाद यह है कि शूद्र दलितों का जितना राजनीतिकरण इसके द्वारा हुआ है किसी अन्य उपाय से नहीं हो सकता था। शूद्र विद इन ब्रैकेट यानी शूद्र और दलित
का राजनीतिकरण किसी निर्णायक नतीजे पर पहुंचेगा या नहीं, इसका अभी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये अंत का प्रश्न है। मंडल आयोग की चर्चा और विवाद के दिनों में एक तरफ शूद्र यानी शूद्र और दलित, हर जगह उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है कि शूद्र से उनका मतलब जो है वो शूद्र और दलित दोनों है, कि उत्थान की राजनीति और दूसरी ओर हिंदू सांप्रदायिकता की राजनीति, ये दो धाराएं तीव्र, स्पष्ट और प्रभावी होकर उभरी हैं। दोनों का आपसी संबंध टकराव तथा सहयोग प्रस्तुत किताब का विषय है। बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से ये बुक के दलित और शूद्रों का जो टकराव है और जो सहमतियां हैं हिंदुत्ववादी राजनीति के साथ, उस परिप्रेक्ष्य में इस पुस्तक को पढ़े जाने की जरूरत है। कब कहाँ टकराव होता है और कैसे कैसे सहमति बनकर पूरे आंदोलन को धाराशाही कर दिया जाता है हमारे नेताओं के द्वारा। सत्ता प्राप्त करने की क्षमता शूद्र धारा में अधिक है, लेकिन रणनीति और कौशल के मामले में हिंदुत्ववाद अधिक कारगर है। और यही बात जब बोल दिया जाए कि इन लोगों से सीखे जाने की जरूरत है कि एक आंदोलन को कैसे एकजुट होकर आगे बढ़ाना चाहिए, तो लोग जो हैं वो टैग चस्पा देते हैं कि आप लोग तो इनके दलाल हो गए हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। मायावती के मुख्यमंत्री बनने से काफी पहले इस किताब में आए आलेखों की अधिकांश बातें लिखी जा चुकी थीं, इसलिए बसपा भाजपा सहयोग अप्रत्याशित नहीं था। एक अवसरवादी नेता के रूप में कांशीराम की आलोचना होती रहती है, लेकिन हमारी चर्चा का विषय किसी नेता की अवसरवादिता नहीं, हमारी चिंता का विषय शूद्र शक्ति का दिशाहीन बने रहना है, जिसका मतलब होता है एक क्रांतिकारी ताकत का व्यर्थ हो जाना। ये सबसे अहम बात यहाँ पर किशन पटनायक जी रख रहे हैं और पूरी बुक जो है वो इसी परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे, सोचेंगे और समझेंगे। किसी पतनशील समाज के अंदर जब एक बहुसंख्यक समूह का जागरण होता है, अगर ये बहुसंख्यक समूह अपनी महत्वाकांक्षा के साथ साथ पूरे देश और समाज के लक्ष्य परिभाषित करने को तैयार है, तो कहा जाएगा कि समूचे देश का जागरण हो रहा है। तब उस समूह की एक ऐतिहासिक भूमिका मानी जाएगी। यदि आप अपने लोगों में अलख नहीं जगा सके तो फिर बेकार है आपका हर तरह का आंदोलन, आप कितनी भी मेहनत करें। वो आपने कहानी तो सुनी होगी कि जब जंगल में आग लगी तो बंदर जो था एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रहा था, और चिड़िया ने जब बोला कि भाई तुम ऐसे क्यों फुदक रहे हो, आग बुझाने के लिए जतन क्यों नहीं करते, तो बंदर कहता है कि मेरी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। यही हमारे बहुजन नेता कर रहे हैं, और इनसे इस तरह का सवाल पूछे जाने पर उनके कार्यकर्ता ट्रोल करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। तब उस समूह की एक ऐतिहासिक भूमिका मानी जाएगी। शूद्र दलित समूह के जागरण में ये संभावना है, क्योंकि पहला, ये समूह भारतीय समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, दूसरा, शताब्दियों से आर्थिक और सामाजिक शोषण है, और तीसरा, सत्ता प्राप्त करना भी उसके लिए संभव है क्योंकि संख्या बल बहुत ज्यादा है। अपनी ऐतिहासिक नियति को समझ न पाना उसकी विफलता है। मायावती, कांशीराम या मुलायम सिंह की विफलता शूद्र आंदोलन की अंतिम बात नहीं है। जब तक जनतंत्र जारी रहेगा () काश उसको बचाने की जिम्मेवारी शूद्र नेतृत्व लेता, नए नए कांशीराम और मुलायम सिंह पैदा होते रहेंगे। कितनी अहम बातें उन्होंने इस पुस्तक में रखी हैं, इससे पता चलता है कि नेता तो सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, लेकिन अपनी असफलताओं का वो मंथन भी नहीं करें तो फिर उसका क्या फायदा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि लोकतंत्र रहेगा तब ही इतने सारे आंदोलनकर्ता भी पैदा हो सकेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन ऐतिहासिक अवसर हमेशा नहीं रहता है। आज की प्रगतिशील धारा अगर समय के अंदर काम पूरा नहीं करेगी तो विपरीत धाराएं हावी हो जाएंगी और पुनः 100 साल का इंतजार करना होगा। फिर एक और अहम बात, 2024 जो है वो आखिरी मौका है इस लोकतंत्र को बचाने का। यदि अब भी आप नहीं समझते तो फिर जो इस पुस्तक में किशन पटनायक जी कह रहे हैं वही होगा। निकट भविष्य में इस बात की परीक्षा होगी कि क्या शूद्र नेतृत्व दिशाहीनता से मुक्त होगा या उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर देश विभाजनकारी फांसीवादी ताकतें भारतीय राष्ट्र को अंधकार के गर्त में ले जाएंगी। 1990 के दशक में ये सारी बातें वे लिख चुके थे।
शूद्र शक्ति इतनी बड़ी है कि उसको बगैर तोड़े या अपने वश में किए सांप्रदायिक शक्तियां उसका विस्तार नहीं कर पाएंगी। सांप्रदायिकता, आधुनिक साम्राज्यवाद और शूद्र जागरण, इसका त्रिकोणीय अंतर्द्वंद्व मौजूदा भारतीय राजनीति का महानायक है, महानाटक है। प्रथम और दूसरे कारकों में आसानी से मेल हो जाएगा, मतलब सांप्रदायिकता और आधुनिक साम्राज्यवाद में मेल होना बड़ा आसान है। दोनों मिलकर जब तक तीसरे को छिन्न भिन्न और विकृत नहीं कर देते, भविष्य के लिए आशा बनी रहेगी। कितनी महत्वपूर्ण बातें इसमें वे डिस्कस कर रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतें और साम्राज्यवादी ताकतें मिलकर जब तक तीसरी शक्ति कौन सी है, शूद्र जागरण को तार तार नहीं कर देंगी, छिन्न भिन्न नहीं कर देंगी, पूरी तरीके से तोड़ नहीं देंगी, तब तक हमारी उम्मीद जगी रहनी चाहिए। अब देखते हैं 2024 आने को है, क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। यह एक परिप्रेक्ष्य है, एक घोर संकट की स्थिति को खास ढंग से देखने की बात है। मेरा यह लेखन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इसके पर्याप्त संख्या में शूद्र पाठक होंगे तो पुस्तक प्रकाशन की सार्थकता होगी। किशन पटनायक 22 जून 1995 में ये बात उन्होंने कह दी थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम उसको समझेंगे। और किशन पटनायक जी ने ये इच्छा भी व्यक्त की है कि इसके ज्यादा से ज्यादा दलित और शूद्र पाठक होने चाहिए। इसी लिहाज से मैंने इस पुस्तक को चयन किया है। उम्मीद है आपको ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करती हूं और कल से इसका क्रमवार पाठन में शुरू करूंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।